सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। इतिहास तरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी वो टॉपिक है राजगोपालाचारी फॉर्मूला और वेवेल योजना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस कालखंड में हम भारत में संवैधानिक विकास के चरण की ओर चल रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों की टॉपिक चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न आंदोलनों का अब तक जिक्र किया जो गांधी युग के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसी कालखंड में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया भी चली है। 1935 के बाद से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के दौरान क्रिप्स मिशन पर और क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों और उस पर विभिन्न दलों की जो प्रतिक्रिया थी उस पर भी एक चर्चा की गई थी और हमने देखा कि क्रिप्स मिशन अंततः असफल हो गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आपने देखा कि भारत में गांधी जी के द्वारा एक देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उनका अंतिम और सबसे सशक्त आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका विस्तृत रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। भारत छोड़ो आंदोलन भी अंततः जिस मकसद को लेकर किया गया उस मकसद में भारत छोड़ो आंदोलन को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद ये तो तय हो गया कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार अब भारत पर बहुत ज्यादा दिन तक शासन करने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई या समाप्ति के अंतिम चरण में जब मित्र राष्ट्रों का पक्ष मजबूत होने लगा, तो ऐसी स्थिति में भारत के संवैधानिक समस्या के गतिरोध को खत्म करने के लिए एक बार फिर से प्रयत्न प्रारंभ हुए और इन्हीं प्रयासों की कड़ी में दो महत्वपूर्ण योजनाएं उभर कर सामने आई थी, जिनको हम राजगोपालाचारी योजना के नाम से जानते हैं एक को, और एक को हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इस टॉपिक को भी समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टॉपिक के एक एक पहलू से रूबरू कराएं, एक एक पहलू से आपको अवगत कराएं। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर चलें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहें। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको इस यूट्यूब लिंक पर और इस चैनल पर। आप किसी भी टॉपिक का अपनी इच्छा के अनुसार समय पर, जब भी आपको समय मिले, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और इतिहास की संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, राजगोपालाचारी फॉर्मूला से हम आज के अपने लाइव क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राजगोपालाचारी फॉर्मूला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप देख रहे हैं कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था। अंततः आगा खां पैलेस से उनकी रिहाई हुई और जेल से छूटने पर गांधी जी ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के दृष्टिकोण से एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से समझौता वार्ता चलाना शुरू किया। अपने परंपरागत हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सबसे पहले वायसराय को एक पत्र लिखा
वायसराय के नाम लिखे गए इस पत्र में उन्होंने कहा, या उस पत्र में उल्लिखित किया गया कि कांग्रेस का भविष्य में सत्याग्रह आरंभ करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की दिशा में ब्रिटिश सरकार कोई ठोस कदम उठाए। जब यह पत्र ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार ने भी एक कंडीशन गांधी जी के इस लेटर के संदर्भ में लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने यह शर्त लगाई कि कांग्रेस पहले भारत छोड़ो आंदोलन को वापस ले और आंदोलन की नीति का परित्याग करे, और इसका आश्वासन भी दे हमें कि वो भविष्य में कोई आंदोलन नहीं करेगी, तब हम इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। अब इन चिट्ठियों के आदान प्रदान में दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा। अब दोनों पक्षों के इस गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मार्च 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक योजना प्रस्तुत की। मार्च 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत में सांवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से एक फॉर्मूला तैयार किया। इसी फॉर्मूले को हम राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसी योजना को इतिहास में राजगोपालाचारी योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी सांप्रदायिक समस्या का निराकरण। 1940 के बाद भारतीय राजनीति में जिस तरह से सांप्रदायिक समस्या बढ़ती जा रही थी, जिससे दोनों दल कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो रहे थे, इस समस्या को दूर करने के ही बहुत सारे प्रयास होते रहे, और चक्रवर्ती राजगोपाला साहब ने 1944 के मार्च महीने में जिस योजना को प्रस्तुत किया, उस योजना में मुस्लिम लीग से सांप्रदायिक समस्या का निवारण करने के उद्देश्य से एक समझौता करने का प्रयास किया, क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब जानते थे कि जब तक मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का कोई गठजोड़ नहीं होगा, किसी बिंदु पर समझौता नहीं होगा, तब तक किसी भी संवैधानिक समस्या का निराकरण संभव नहीं है। यानी राजगोपालाचारी फॉर्मूले में मुस्लिम लीग से सांप्रदायिक समस्या के समाधान करने के पर्पस से एक समझौता करने का प्रयास किया गया। अब किस तरह का प्रयास हुआ, किन किन बिंदुओं पर प्रयास हुआ, इसी को हम कहते हैं राजगोपालाचारी योजना के प्रमुख प्राविधान या राजगोपालाचारी योजना की प्रमुख बातें। आइए जरा हम उन बातों पर भी दृष्टिपात करें, उन बातों को भी समझने का प्रयास करें कि आखिर राजगोपालाचारी साहब ने मुस्लिम लीग के साथ किस तरह के समझौता करने के प्राविधान तय किए थे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला की जो मुख्य बातें थी, हम पॉइंट वाइज आपके सामने रख रहे हैं, संक्षेप में रखेंगे, बहुत डिटेल में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहली बात जो इस राजगोपालाचारी फॉर्मूले की थी, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की भारतीय मांग को स्वीकार करेगी और कांग्रेस के साथ संक्रांति काल के लिए अस्थायी अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करेगी। क्योंकि जब संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था, तो जब मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ बैठती ही नहीं थी, तो फिर किसी भी बिंदु पर विचार विमर्श कैसे होगा? सबसे बड़ी तो समस्या यही थी। इसीलिए राजगोपालाचारी साहब की इस योजना में जो पहली बात रखी गई, वो यही रखी गई कि एक तरफ मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की भारतीय मांग को स्वीकार करे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब जो ट्रांजिशन पीरियड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अंग्रेज मन बना रहे थे कि भारत से उनको सत्ता हस्तांतरित करना है, यदि भारत की सभी पार्टियां किसी खास बिंदु पर यदि एकमत हो जाती है तो कांग्रेस के साथ इस संक्रांति काल के लिए अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करेगी।
क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा? सत्ता का हस्तांतरण तो किसी एक सरकार को ही दिया जाएगा और जो सरकार बनेगी वो अस्थायी सरकार होगी, इसलिए उसको कहा गया अंतरिम सरकार। उस अंतरिम सरकार के निर्माण में यदि मुस्लिम लीग सहयोग नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का झगड़ा बना रहेगा। इसलिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात राजगोपालाचारी साहब की यही थी कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की भारतीय मांग को स्वीकार करेगी और कांग्रेस के साथ ट्रांजिशन पीरियड में अस्थायी अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करेगी। दूसरी बात, राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण बात, युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में उन जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी या जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत था, एक कमीशन की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया गया। यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी, भारत के वे जिले जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जिसको आप नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंटियर कहते हैं, जिसको आप उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत कहते हैं, पूरब की आप बात करते हैं तो बंगाल है, असम है, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा थी, मुस्लिम वहां पर बहुमत में थे। तो ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है और इसके लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब इसकी जरूरत क्या थी? मुझे लगता है इसकी जरूरत थी क्योंकि मुस्लिम लीग की तो एक सूत्रीय डिमांड थी द्विराष्ट्र सिद्धांत, उसको एक अलग राष्ट्र चाहिए था। अलग राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? उन क्षेत्रों को जहां पर मुसलमान बहुमत में थे। तो इसका फैसला कौन करेगा? इसलिए राजगोपालाचारी फॉर्मूले के तहत एक कमीशन की नियुक्ति का प्राविधान किया गया, जिसका उद्देश्य उन जिलों को निर्दिष्ट करना था, चिन्हित करना था जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत था। तीसरी बात, जनमत संग्रह से पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने मत का प्रचार करने का एक संयुक्त समझौता किया गया। अब देखिए, इस सेंटेंस से, इस वाक्य से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि जो राज्य, सपोज कीजिए कि जो जिला, जो प्रांत मुस्लिम बहुल प्रांत है, वो नए बनने वाले मुस्लिम आधार पर या धार्मिक आधार पर बनने वाले नए राज्य, नए देश में जाएगा कि वो भारत में रहेगा। इसके लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था का भी प्रपोजल कहीं ना कहीं रखा गया। और जहां जहां जनमत संग्रह होगा, हर राजनीतिक दल को वहां की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने मत का प्रचार करने के लिए कहीं ना कहीं छूट देनी होगी। यानी बंगाल में यदि कांग्रेस प्रचार करना चाहती है तो उसको भी कोई नहीं रोकेगा, और यदि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग प्रचार करना चाहती है तो उसको भी कोई नहीं रोकेगा। दोनों दलों के बीच एक संयुक्त समझौता होने का भी प्राविधान इसमें किया गया। चौथी बात, राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अंतर्गत जनसंख्या का आदान प्रदान उनकी स्वेच्छा से होगा, इस बात का भी आश्वासन दिया गया। यानी जो वर्ग, जो जनसंख्या नवनिर्मित राष्ट्र में जाना चाहती है वो स्वेच्छा से जा सकती है। जो बहुसंख्यक, जो अल्पसंख्यक मुसलमान भारत में रहना चाहता है वो स्वेच्छा से भारत में रह सकता है। तो जनसंख्या का जो आदान प्रदान होगा वो उनकी स्वेच्छा से होगा। किनकी स्वेच्छा से? जनता की स्वेच्छा से। पांचवी बात, ऊपर की जितनी भी बातें आपको बताई गई, ये शर्तें तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन द्वारा सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यानी चार जो बिंदु हमने अभी आपको गिनाए, ये चार बिंदु तभी लागू होंगे जब फाइनली ब्रिटेन की सरकार सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में, भारत की जनता के हाथों में, भारत की जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में कर दे। और लास्ट में एक शब्द और जोड़ा गया, एक वाक्य और जोड़ा गया। राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अंतर्गत गांधी जी और जिन्ना, क्योंकि ये दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सर्वे सर्वा थे,
गांधी जी आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। इसलिए राजगोपालाचारी फॉर्मूले के तहत अंतिम बिंदु के रूप में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि गांधी जी और जिन्ना इन तमाम शर्तों को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्वीकृति लेने का दायित्व तो उनका होगा। यानी यदि जो ऊपर के बिंदु पॉइंट्स गिनाए गए हैं वो सारे पॉइंट्स गांधी जी की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस से उसको पास कराए और जिन्ना की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम लीग से पास कराए। तो ये 5-6 बातों का जो एक प्रारूप तैयार किया गया, एक जो प्लान तैयार किया गया, एक फॉर्मूला जो तैयार किया गया, इसी फॉर्मूले को हम राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। और यह राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया? मार्च 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के दिशा निर्देशन। अब देखिए बड़ा दिलचस्प वाक्य है कि इसके प्रति राजनीतिक दल क्या सोच रहे थे। भाई प्रपोजल तो आ गया, प्रपोजल एक्टिवेट कैसे होगा? क्योंकि प्रपोजल आ जाना और प्रपोजल का एक्टिवेशन न होना ये दो अलग अलग बातें हैं। प्रपोजल तो बहुत कुछ आ सकते हैं, सिद्धांत और कानून तो बहुत कुछ बन सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, उसको एक्टिवेट कैसे किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली मुद्दा हो जाता है। ये जो योजना बनाई गई राजगोपालाचारी के द्वारा, इस प्रस्तावित योजना के आधार पर महात्मा गांधी ने जिन्ना से बातचीत शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। वे स्वयं इस योजना के साथ जिन्ना से मिलने पहुंच गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिन्ना को नहीं बुलाया गया, गांधी जी स्वयं जिन्ना से मिलने के लिए गए। किंतु जिन्ना ने इस प्रस्तावित योजना को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया कि साहब मुझे इस तरह की योजना में कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों मना कर दिया जिन्ना साहब ने? तो जिन्ना की डिमांड थी, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि पाकिस्तान में हर हालत में कुछ प्रांत शामिल होने चाहिए। वहां जनमत संग्रह का कोई औचित्य नहीं, उनका मानना था। आपने देखा ना कि मैंने आपको बताया कि भाई एक कमीशन बनेगा जो बताएगा कि हाँ कौन से जिले मुस्लिम बहुल हैं। साथ ही साथ जनसंख्या के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो तय करे कि वो कहाँ रहेगी, प्रस्तावित पाकिस्तान में या संबंधित भारत में। तो इसी प्रपोजल से जिन्ना साहब खुश नहीं थे। जिन्ना साहब की डिमांड थी, जिन्ना की मांग थी कि पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कहते हैं, जहां के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, आप जानते हैं कि वो टोटली खाटी कांग्रेसी थे, वो पाकिस्तान के साथ जा नहीं सकते थे। तो जिन्ना की मांग थी कि पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल हो, सिंध शामिल हो, बलूचिस्तान शामिल हो। ये 3 रियासतें जो थी, ये 3 जो राज्य थे, ये आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की रियासतें थी या राज्य थे। इसके अलावा पंजाब भी शामिल था, जो आज भारत का पंजाब है, जो आज पाकिस्तान का पंजाब है। पूरब की जब हम बात करते हैं तो समस्त बंगाल, पश्चिमी बंगाल जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी बंगाल जिसको आप कहते हैं पश्चिमी बंगाल जो आज का भारत का है, ये दोनों मिलाकर बंगाल थे उस समय। असम भी हुआ करता था। तो पूरब में बंगाल और असम के जो प्रांत थे, ये जो नाम हमने आपको गिनाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, बंगाल और असम। जिन्ना की मांग थी कि पाकिस्तान में ये प्रांत तो हर हालत में होने ही चाहिए, चाहे वहां की जनता इसे माने या न माने। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ये इतनी बड़ी डिमांड है कि नहीं साहब जनता क्या चाहती, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, हमको ये प्रांत चाहिए पाकिस्तान के लिए, इससे कम पर हम समझौता नहीं करेंगे। जिन्ना ने ये हट पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी तो इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकते। महात्मा गांधी ने जिन्ना के इस प्रस्ताव को, जिन्ना की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना प्रस्तावित जनमत संग्रह में केवल मुसलमानों को भाग लेने देना चाहते थे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, बंगाल में हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, लेकिन जिन्ना का ये मानना था कि बंगाल के सिर्फ मुसलमान वोटिंग करें कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। उसी तरह हर राज्य के संदर्भ में मुसलमानों की वो सिर्फ जनमत संग्रह के पक्षधर थे। जनमत संग्रह तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आप धर्म के आधार पर जनता को वोटिंग करने का अधिकार दिए, बाकी दूसरे धर्म वालों की बात ही मत सुनिए। तो जिन्ना प्रस्तावित जनमत संग्रह में केवल मुसलमानों की भाग लेने देने के हिमायती थे।
वो चाहते थे कि सिर्फ मुसलमान ही भाग ले जनमत संग्रह में, और साथ ही साथ वह सुरक्षा, व्यापार और यातायात पर संयुक्त नियंत्रण के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का भी उस पर नियंत्रण हो और हमारा भी नियंत्रण, भारत का भी नियंत्रण हो, पाकिस्तान का भी नियंत्रण हो, या मोहम्मद अली जिन्ना का नियंत्रण हो और गांधी का नियंत्रण हो। क्योंकि अंतरिम सरकार जब बनेगी तो अंतरिम सरकार में तो दोनों के गुट के लोग रहेंगे। यानी जिन्ना के शब्दों में, राजगोपालाचारी का जो यह फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अनुसार एक अंगहीन और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान होगा। सारांश जो जिन्ना ने गांधी से कहा, वो यही कहा कि राजगोपालाचारी साहब की जो योजना है, उस योजना के मुताबिक एक ऐसे पाकिस्तान का निर्माण होगा जो अंगहीन होगा, जिसके अपने अंग नहीं होंगे, और दीमक लगा हुआ यह पाकिस्तान होगा। मतलब कब भरभरा कर गिर जाएगा कोई इसकी गारंटी नहीं। कुल मिलाकर गांधी और जिन्ना के बीच की जो यह वार्ता थी, वह वार्ता असफल हो गई। और आप जानते हैं कि दोनों पक्षों की सहमति के बिना भारत में कोई भी समस्या का निराकरण, कोई भी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की समस्या का निराकरण संभव नहीं था। अतः गांधी जिन्ना वार्ता विफल हुई, और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी असफल साबित हो गया। जब योजना असफल हो गई तो आप कह सकते हैं कि इस योजना का कोई मतलब नहीं रहा। राजगोपालाचारी फॉर्मूला अस्तित्व विहीन और समाप्त हो गया। तो ये था आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला, मार्च 1944। फिर आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक विकास के इस क्रम में, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के इस क्रम में शीघ्र ही एक और योजना सामने आई। उस योजना को हम कहते हैं वेवेल योजना, वेवेल प्लान और शिमला सम्मेलन। कभी कभी वेवेल योजना पूछा जाता है, कभी कभी आपसे शिमला सम्मेलन पूछा जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इसको संयुक्त रूप से वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से संबोधित कर सकते हैं। आइए इसको भी देखने और समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं पहले वेवेल योजना पर। राजगोपालाचारी फॉर्मूला तो असफल हो गया, कैंसिल हो गया। 1945 तक आते आते, 1945 के जनवरी फरवरी के महीने तक आते आते भारत के गवर्नर बदल दिए गए और लॉर्ड वेवेल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड वेवेल को नियुक्त किया गया। इससे पहले लॉर्ड वेवेल साहब भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। लॉर्ड वेवेल के वायसराय के रूप में नियुक्ति इस बात का प्रतीक था कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक समस्या का निराकरण ढूंढने के लिए गंभीर हो चुकी थी इस समय तक। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेवेल का जो दृष्टिकोण था वो भारतीय समस्या के मामले में काफी उदार था। इसीलिए हम यह मानते हैं कि वेवेल प्लान के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार अब गंभीर हो गई है भारत को सत्ता के हस्तांतरण के संदर्भ में। जब लॉर्ड वेवेल साहब भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय बनकर आए, चूंकि उनका दृष्टिकोण उदार था, भारतीय सेना में लंबे समय तक उन्होंने सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर इन चीफ की हैसियत से कार्य किया था, भारत की परिस्थितियों से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। जैसे ही वो भारत में कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया, भारत आते ही उन्होंने घोषणा की, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है जो अक्सर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूं। मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूं। लॉर्ड वेवेल का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जब वो भारत के वायसराय बनकर भारत आए। भारत आते ही उन्होंने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए काम भी तेजी से प्रारंभ कर दिया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल महोदय थे। प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारतीय स्थिति की पूर्ण जानकारी और वायसराय से परामर्श करने के लिए लॉर्ड वेवेल को लंदन बुलाया।
पहले भारत आए, भारत आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने थैले में बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, और आते ही भारत में गंभीरता से उन्होंने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के प्रयास भी प्रारंभ किए। कुछ देर रहने के बाद प्रधानमंत्री चर्चिल ने उनको लंदन बुलाया भारतीय स्थिति की पूर्ण जानकारी के लिए और वायसराय से विचार विमर्श करने के लिए कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए या संवैधानिक गतिरोध को दूर कैसे किया जाए। काफी दिनों तक चर्चा हुई विंस्टन चर्चिल और वेवेल के बीच, और इस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट से परामर्श करके लॉर्ड वेवेल भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद 14 जून 1945 को उन्होंने रेडियो भाषण से 14 जून 1945 को रेडियो भाषण से लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना प्रकाशित करने की घोषणा की, और यही योजना वेवेल योजना के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। संवैधानिक विकास के इतिहास में वेवेल योजना के नाम से यह विख्यात हुआ। तो वेवेल योजना आई 14 जून 1945 को। आइए देखें वेवेल साहब ने क्या अपने पिटारे में क्या क्या रखा था। थोड़ा ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। राजगोपालाचारी साहब तो कुछ नहीं कर पाए, वेवेल साहब देखते हैं कि वेवेल साहब के पिटारे में क्या क्या है। वेवेल योजना की मुख्य बातें 6-7 बिंदुओं पर हम उनकी योजनाओं को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। वेवेल योजना में जिन सारी बातों को शामिल किया गया उसके सारांश के रूप में हम 7-8 मुद्दों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, इस वेवेल योजना में सबसे पहली बात जो कही गई वो यही कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर कर उसे स्वशासन के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करना चाहती है। ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके उसे स्वशासन के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करना चाहती है, यानी वो चाहती है कि भारत की जनता अपना शासन अपने हाथों में ले। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कार्यकारिणी परिषद थी, उस परिषद में सम्मिलित होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रित किया गया। स्वयं गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त इस परिषद के अन्य समस्त सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों के नेता ही होंगे, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया ताकि वो गवर्नर के साथ रहें, ताकि समय समय पर गवर्नर उनसे विचार विमर्श कर सके। तीसरी बात, सरकार का विदेशी विभाग भी एक भारतीय सदस्य के ही हाथ में होगा। अक्सर जब भी कोई प्रपोजल आता था तो ब्रिटिश सरकार जिन 3 मुद्दों को अपने हाथों में रखना चाहती थी, क्रिप्स मिशन आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सेना उनके डिफेंस उनको हाथ में चाहिए था, वैदेशिक विभाग उनके हाथ में चाहिए था, और फाइनेंस चाहिए था। पहली बार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वेवेल प्लान के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का विदेशी विभाग भी एक भारतीय सदस्य के हाथ में होगा, ऐसा प्राविधान किया गया, ऐसा आश्वासन दिया गया वेवेल प्लान के तहत। चौथी बात, कार्यकारिणी परिषद में, यानी जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस परिषद में सवर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो, ताकि दोनों के बीच गतिरोध कम हो सके। एक्चुअल में ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपने आप को किसी मायने में कम नहीं समझती थी, और किसी भी दशा में वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस से कम रिप्रेजेंटेशन उसका। इसलिए यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की संख्या को बराबर रखने का भी प्रस्ताव कर दिया गया। वेवेल योजना की 5वीं मुख्य बात यह थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए थे, वेवेल प्लान में कहा गया कि गवर्नर जनरल का वह विशेषाधिकार असामान्य परिस्थितियों में यूज नहीं किया जाएगा, यानी अकारण उसका प्रयोग गवर्नर जनरल यानी वायसराय नहीं कर सकता है। जो आपने देखा होगा कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो धीरे धीरे 1935 के अधिनियम के प्राविधान बदल दिए गए, जिससे खफा होकर आपने देखा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने रेजिग्नेशन दिया,
और धीरे धीरे गवर्नर की शक्तियां बढ़ा दी गई थी। इस बैवेल योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार का अकारण या अनुचित प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात थी इस योजना की कि भारत में एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर की अलग से नियुक्ति की जाएगी। यह हाई कमिश्नर क्या करेगा, कौन सा प्रांत किस राज्य में जाएगा, कौन सा प्रांत भारत में रहेगा, कौन सा प्रांत पाकिस्तान में रहेगा, ये हाई कमिश्नर उन क्षेत्रों का दौरा करके जो रिपोर्ट पेश करेगा उसके आधार पर तय किया जाएगा। तो भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की अलग से नियुक्ति करने का भी प्रोविजन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, बैवेल प्लान के अंतर्गत यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय लोग अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे। और अंत में इस योजना में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई कि शिमला में शीघ्र ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिस सम्मेलन में इन समस्त बैवेल प्लान की योजनाओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा की जाएगी। पूछा जाएगा, भाई ये हमारे पास 6-7 बिंदुओं वाला यह योजना है, यह प्लान है, कांग्रेस की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया है, हिंदू महासभा की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसी योजना में एक अंतिम क्लॉज यह जोड़ा गया कि शिमला में शीघ्र ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिस सम्मेलन में बैवेल योजना की प्रमुख बातों को क्रियान्वित करने के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये थे बैवेल योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब थोड़ा इसका क्रिटिकली एनालिसिस देखें, इसका विश्लेषण देखें कि भाई जो प्रोविजन लाए गए, जो प्राविधान किए गए, उन प्राविधानों का कोई औचित्य था भी या नहीं, या उसका क्रियान्वित स्वरूप क्या था। देखिए, जिन 6-7 बिंदुओं पर हमने चर्चा किया बैवेल योजना के अंतर्गत, उस योजना में सबसे बड़ी जो खामी मुझे दिखती है वो ये थी कि संविधान निर्माण की बात तो बैवेल साहब ने कर दिया, लेकिन इस योजना के किसी भी बिंदु में भारतीय स्वतंत्रता की समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गई। भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, इस पर भी इस योजना में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, और न ही इस योजना में कोई ऐसी बात शामिल की गई जिससे यह स्पष्ट हो कि भारत की स्वतंत्रता भारतीयों को कब दी जाएगी। लेकिन फिर भी इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की दिशा में बैवेल साहब का यह प्लान एक सराहनीय कदम था। अब कैसे सराहनीय कदम था? जब इन उपरोक्त बताए गए बिंदुओं पर आप गौर करेंगे तो संभवतः ऐसा महसूस होता है कि बैवेल साहब ने ब्रिटिश सरकार की जो अपनी एक जिद होती थी, उस जिद में काफी कमी आ गई थी। जैसे एक पॉइंट हमने आपसे कहा कि विदेश विभाग भारतीय सदस्य के हाथों में देने की बात की गई, तो अब तक तो ब्रिटिश सरकार न जाने कब से एक्ट पारित करती जा रही है, लेकिन विदेश विभाग, डिफेंस विभाग और इस तरह के जो वित्त विभाग है वो कभी भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में, वायसराय के ही नियंत्रण में रहते थे। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने विदेशी विभाग एक भारतीयों के हाथों में देने की योजना पर विचार विमर्श किया और स्पष्ट आश्वासन भी दिया। दूसरी बात कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भी सदस्य होते थे, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारत के सभी राजनीतिक दलों के मेंबरों को भी शामिल किया गया। यानी गवर्नर जनरल के अधिकार में कटौती करती हुई ब्रिटिश सरकार दिख रही थी। हाँ, यह बात जरूर है कि ना तो उन्होंने स्वतंत्रता पर कुछ बोला, ना तो उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण पर कुछ बोला।
लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात इस योजना में कही गई थी स्पष्टतः, वो यह थी कि भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण करेंगे। कम से कम ये वर्ड एक ऐसा वर्ड था, एक ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस था जो कम से कम भारतीय राजनेताओं को इस बात का भरपूर आश्वासन दिया कि अब भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। दैट मीन्स संविधान बनाने की बात तो तब आती है ना जब आपको शासन चलाना होता है, यानी एक अप्रत्यक्ष संकेत था भारत की स्वतंत्रता की दिशा में। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि बेबल प्रस्ताव में भारतीय स्वतंत्रता की समस्या का कोई यद्यपि समाधान नहीं किया गया, फिर भी बेबल प्रस्तावों को देश के समस्त राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। ये पहला ऐसा अवसर है जब किसी प्रस्ताव को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। क्रियान्वित होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन जो प्रपोजल रखा गया उस प्रपोजल को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया। बेबल योजना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी राजनीतिक पार्टियां इससे सहमत थी, पूर्णतः सहमत थी। कांग्रेस बहुत कुछ इससे सहमत थी, लेकिन सवर्ण हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया गया, और ये शब्द इस बात का द्योतक था कि ब्रिटिश सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी हिंदुओं को दो वर्गों में विभाजित करने की बात चल रही थी, सवर्ण हिंदू और दलित हिंदू। सवर्ण हिंदू और अन्य हिंदुओं के विभाजन के कारण शुरू में कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन ये छोटी मोटी प्रतिक्रिया थी, एक छोटी मोटी कमियां थी। ओवरऑल देश के प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं ने इसको स्वीकार करते हुए शिमला सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया, क्योंकि इस बेबल प्लान की अंतिम जो बात थी वो यही थी कि सभी राजनीतिक दल शिमला में एकत्रित होंगे जहां पर इस प्राविधान पर चर्चा की जाए। तो सभी दल के नेताओं ने शिमला में भाग लेने के लिए, शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी बेबल योजना से ही जुड़ा हुआ है शिमला सम्मेलन। बेबल योजना पहले आती है, शिमला सम्मेलन बाद में होता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रम आपसे पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, बेबल योजना और अभी जो हमने कहा शिमला सम्मेलन, क्रम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है क्रम इसका मैचिंग कीजिए, कौन पहले है, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे। तो बेबल योजना पहले आती है, उसके बाद शिमला सम्मेलन आता है। बेबल योजना के अंतर्गत सभी दलों और वर्गों ने शिमला सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया था। इस तरह से और स्वीकृति भी प्रदान की थी। इस तरह से सम्मेलन 25 जून 1945 को आरंभ हो गया शिमला में। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन प्रारंभ हो गया विभिन्न राजनीतिक दलों का भारत के संवैधानिक समस्या के निराकरण के लिए, यानी बेबल योजना के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने। 25 जून 1945 को प्रारंभ हुए शिमला सम्मेलन में 22 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, प्रांतों के प्रधानमंत्री, गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अन्य नेता भी आमंत्रित किए गए थे। सम्मेलन स्टार्ट हुआ तो बहुत आशापूर्ण वातावरण से प्रारंभ हुआ था, लेकिन वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के निर्माण का जो मामला था, उस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस की ओर से इसमें मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया। आपको मैंने बताया ना कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों की बात थी। तो कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दे दिया। इसी बात पर मुस्लिम लीग भड़क गई। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल हम करते हैं, कांग्रेस नहीं करती है, अतः मुस्लिम सदस्यों का जो नामकरण है वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लीग के स्तर को स्वीकार नहीं किया और जिन्ना की हठधर्मी के कारण शिमला सम्मेलन 2 दिन कार्य करने के उपरांत ही स्थगित कर दिया गया। एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भिड़ंत हो गई और 2 दिन तक चले शिमला सम्मेलन में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अंततः आप कह सकते हैं कि 2 दिन के बाद इस शिमला सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। इस तरह से शिमला सम्मेलन भी असफल रहा और इसकी असफलता का मुख्य कारण राजनीतिक समस्या नहीं, सांप्रदायिक समस्या थी।
देखिए, सच तो यह है कि जब भारतीय विद्वान इस पूरे संवैधानिक विकास के इतिहास का जब एवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो इतिहासकार यह मानते हैं कि सच यही है कि ब्रिटिश सरकार यानी साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल भारतीयों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में फिलहाल नहीं थे। वो तो सब द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि कैसे दुनिया को दिखाना है कि भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए हम बिल्कुल बेचैन से हैं। भारतीय इतिहासकार, संवैधानिक विकास से जुड़े हुए इतिहासकार इस बात को बिल्कुल स्पष्टता स्वीकार करते हैं कि चर्चिल भारतीयों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने केवल मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करने के लिए और निर्वाचन में विजय प्राप्त करने के लिए वेवेल योजना को प्रस्तुत करवाया था। अब चाहे उनकी योजना जो भी हो, शिमला सम्मेलन की विफलता तो स्पष्ट हो गई और शिमला सम्मेलन की विफलता का जो उत्तरदायित्व था मुख्यतः मुस्लिम लीग पर आ गया। सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो सकने के कारण आपने देखा कि यह शिमला सम्मेलन असफल रहा। इससे भारतीय जनता में एक नई आशा का संचार हुआ था कि शायद संवैधानिक गतिरोध की जो समस्या लंबे समय से बरकरार थी, शायद उसका निराकरण होगा। लेकिन वो जो आशा का संचार था वो बहुत जल्दी निराशा में कन्वर्ट हो गया। लोग उदासीन फिर से हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन किया था, वो मानते थे कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक है। ये स्टेटमेंट भी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक है। वो आगे कहते हैं कि शिमला सम्मेलन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महान असफलता है। यह पहला अवसर था जबकि समझौता वार्ता भारत और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक प्रश्न पर असफल नहीं हुआ, बल्कि सांप्रदायिक समस्या पर भारत के विभिन्न दलों के बीच मतभेद के कारण हुआ। अब तक कोई भी चीज बेकार होता था अंग्रेजी सरकार और भारतीय नेताओं के बीच के वार्ता के कारण, लेकिन यहाँ पर असफलता का सबसे बड़ा कारण भारत की सांप्रदायिक समस्या थी और भारत के दो राजनीतिक दलों के परस्पर टकराव थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भी शिमला सम्मेलन की तुलना क्रिप्स मिशन की असफलता से करते हुए लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व अप्रैल 1942 में कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को विफल बनाया था। अगर स्वयं क्रिप्स को इसके लिए उत्तरदायी न ठहराया जाए, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना को विफल बनाया था। यद्यपि लॉर्ड वेवेल साहब ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, ये बहुत बड़ी उनकी महानता थी। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया और शायद देखिए यही वो फैक्टर है जिसने मुस्लिम लीग की हठधर्मिता को और भी बढ़ाया। गलती किया मुस्लिम लीग ने, सारा दारोमदार लिया अपने ऊपर वेवेल साहब ने, और इसीलिए मुस्लिम लीग का, जिसको कहते हैं ना, मन बढ़ता चला गया और वो अपनी हठधर्मिता पर और आगे बढ़ती चली गई और भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने की या उस समस्या का निराकरण करने की जो योजनाएं चल रही थी वो एक के बाद एक लगातार असफल होती चली। तो दोस्तों, आज के लिए ये 2 टॉपिक थे हमारे पास, राजगोपालाचारी फॉर्मूला और वेवेल योजना। इससे आगे की जो भी संवैधानिक विकास की घटनाएं हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रखी जाएंगी। कैबिनेट मिशन योजना इसके बाद का टॉपिक है जो आता है और इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।